नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। एमए फाइनल के बच्चों, आर्ट एंड आर्किटेक्ट पेपर के बारे में हम बात कर रहे थे और मैंने आपको मध्यकाल के विभिन्न सम्राटों को, विभिन्न सुल्तानों को, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के हो, चाहे दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश की स्थापना के हो, उसके आर्किटेक्ट के बारे में बताया था। और ये भी आपसे जब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि शाहजहां का काल एक स्वर्णयुग का काल कहा जाता है मध्यकाल के इतिहास में। और वो इसलिए कहा जाता है कि उसका बचपन से ही फोकस, जब वह युवराज था या राजकुमार था, जो भी शहजादा थे, तब से उसने जिस प्रकार से ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत में, उनके नवीन निर्माण में अपनी रुचि प्रदर्शित की थी, वह नवीन निर्माण, वह रुचि बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी। और इसी वजह से उसको ये शाहजहां के काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। और न केवल उसकी रुचि के अनुसार, बल्कि जो परिणाम सामने आए, चाहे ताजमहल बनाया हो, चाहे रंगमहल बनाया हो, चाहे शाहजहां नगर बनाया हो, मोती मस्जिद बनाई हो, लाल किला बनाया हो, इन सब में उन्होंने अपनी एक विविधता और अपनी एक एकाग्रता और साथ ही अपनी व्यक्तिगत निरीक्षण और उसके सकारात्मक परिणाम को दृष्टिगोचर करने का प्रयास किया है। यहाँ सबसे पहले मैं आज शाहजहां के जो स्थापत्य के बारे में हम विभिन्न चरणों में पढ़ेंगे, लेकिन आज मुख्यतः मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक शाहजहां नगर और दूसरा रंगमहल। शाहजहां नगर जो है उसकी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की, और हम जानते भी हैं कि वो ऐतिहासिक दृष्टि से था। और 1638 में दिल्ली के नज़दीक उसने ये नगर बसाया, यमुना के किनारे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ सामने आती है कि सारे के सारे ही जो शाहजहां से पहले के मुगल सम्राट थे, उनको यमुना नदी के किनारे नगर बसाने का बड़ा रुचि थी और उन्होंने इस कार्य को सार्थकता देने की कोशिश की। शाहजहां भी आगरा से दिल्ली लिया है राजधानी, और उन्होंने यहाँ पर इस नगर को स्थापित किया। और डॉक्टर बनारसी दास सक्सेना उस ठीक इस बात को बहुत इंगित करते हैं कि अकबर चाहता था कि फतेहपुर सीकरी बहुत इतिहास में अमर रहे, और शाहजहां चाहते थे दिल्ली और आगरा अमर रहे। तो फतेहपुर सीकरी जिस प्रकार महान पुरुष के व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार दिल्ली और आगरा सुसज्जित जो एक स्थापत्य है उसके गुणों से संपन्न माना जाता है। सम्राट शाहजहां ने इस किले का निर्माण करने का आदेश दे दिया और 1638-39 में 10 वर्ष में यह पूरा बन गया। समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार शाहजहां ने अपने व्यक्तिगत निरीक्षण में इस कार्य को पूर्ण कराया था। दिल्ली का लाल पूरा कराया था, और ये नगर बड़ा है, और इसी में लाल किला स्थापित है। 3100 फीट लंबा, 1650 फीट चौड़ा है, और पूर्व में लाहौर द्वार है। दक्षिण में जो मेन द्वार होता था, जहां पर सम्राट का निजी निवास होता था, वहां से आकर हो जाता। और इसमें एक बाहर की तरफ अगर हम देखें, जो 3 प्रमुख रास्ते हैं, जो आज राजपथ जो होता है, लाल किले पे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा तोरण करते हैं, राष्ट्र का हम स्वतंत्रता दिवस का उद्घोष करते हैं। राजपथ व्यक्तिगत मार्ग, नदी के द्वारा मार्ग होती है। इसमें राजा प्रसाद, सरकारी महल, सरकारी कर्मचारी और फील्ड खाना, अस्तबल, तोपखाना, कर्मचारियों का निवास के अतिरिक्त बाग बगीचे, सुंदर बहुत जल स्रोत, बहुत सुंदर सुंदर सी इमारतें हैं, और इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से आज वह एक भ्रमण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। मध्य के प्रांगण में बीचों बीच में दीवाने आम है, जहां पर की साधारण सभाएं लेता था दिल्ली में, और दिल्ली के विभिन्न साम्राज्य विस्तार के संबंध में, राजस्व के संबंध में, प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में अपने मंत्रालय कर्मचारियों और विभिन्न अधिकारियों से जो उसके साम्राज्य के थे उनसे मीटिंग करता था, उनके निर्णय लेता था। इसमें चारों तरफ जो है विशाल सुंदर बाग बगीचे से सुजीजित है ये दीवाने आम, और बगीचों के साथ में सुंदर राजमहल। पीछे की ओर से निरंतर जो एक फव्वारा अपन कहते हैं, जो आजकल बहुत सुंदरता बढ़ाता है, उस समय की भी देन शाहजहां की हुई है। तो यानी उन्होंने प्राकृतिक दृश्य को और स्थापत्य को दोनों का समायोजन करने का प्रयास किया। और इसी के बीच में एक दीवाने रंगमहल है, दीवाने खास है, जो उसके बादशाह का निजी स्थान कहा जाता था। और इसको अगर अशोक के पाटलिपुत्र से तुलना की जाए तो कम नहीं है। इसके स्तंभों और धर्मों की खुदाई में पेत्रादुल शैली सामने आई है, और सफेद मार्बल का यमुना की पीछे यमुना की नदी जो है बहुत बहती है इसके हृदय, और जो दीवारें हैं उस पर नक्काशी का काम हो रखा है। बूटे, फल, सब्जियां, जो बूटियों का काम होता है, जड़ावत, वो आदि सुसभ्य तरीके से हुई है। और नहर वीस्त कहा जाता है, इसमें एक सुंदर जल की व्यवस्था जिसे नहर वीस कहा जाता है, यानी स्वर्ग से आता हुआ पानी। तो वो वहां पर जो भी व्यक्ति आता था या जो कर्मचारी आ जाता था, वो सम्राट से मिलता था, सम्राट को साम्राज्य की जानकारी देता था, और उसके बाद साथ इसका पानी ले जाता था। तो वो एक तरीके से प्रमाण पत्र होता था कि वह सम्राट से मिल गया। कुछ मंडपों में इसी प्रकार के फव्वारे भी बनाए गए। इसकी सुंदरता अकर्णीय। सैयद अहमद ने भी लिखा है कि संगमरमर का निर्मित भाग पूर्ण विकसित
जो है एक फूल की भांति है, ये फुवारा बहुत विशाल है, हथेली की भांति इसकी गहराई है और पूर्ण रूपेण से ये पानी के हिलोरा लेता हुआ दिखाई पड़ता है। ये महल से पानी निकाल कर और बगीचे में आता है और अपने मतलब सिंचाई बगीचों को जो आम चीजें होती हैं वो भी इसलिए खास महल में लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। उसमें डगरी भाग, कमरे तथा गलियारे, सफेद संगमरमर है तथा इसकी दीवारों में तरह तरह के कीमती पत्थर लगे हुए हैं जिनमें फूल पत्तों की नक्काशी इस पे जो है। इसकी दीवारों पर फारसी में कुछ लिखा हुआ है और सामने अंगूरी बाग है जिसका हम आगे से आगे अध्ययन करेंगे। यानी शाहजहां की जो ये दो महल इमारतें हैं, लाल किला और लाल किले के अंदर रंग महल और दीवाने आम और दीवाने खास। तो दीवाने खास के बारे में और दीवाने आम के बारे में हम एक बार पुनः चर्चा करेंगे, लेकिन जो रंग महल उसने जो बनाया हुआ है वो एक बोल अपनी ही शैली का बहुत अनुकरणीय और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हम मोती मस्जिद और लाल किला और फिर उसके जो कई जगह पर उसने इमारतें बनाई थी, लेकिन दो विशेष उस पर टिप्पणी करेंगे। तो शाहजहां के द्वितीय चरण में आर्किटेक्चर में आज हमने शाहजहानाबाद और रंग महल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और इसकी विशेष शैली को किया। यमुना नदी के किनारे फोकस किया, उन्होंने बाग बगीचों के साथ संयोजन किया और उसी के साथ में यहीं पर मीटिंग स्थल बनाया और एक पाक पानी की व्यवस्था का भी इंतजाम किया। धन्यवाद।